नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार पर इसलिए क्योंकि बिहार जो है चुनावी राज्य है। इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आखिर में, इस साल के आखिर में। तो वहाँ क्या डेवलपमेंट है उस पर बात करेंगे और उनके जो उसके इर्द गिर्द जो कहानियां जो चल रही हैं पॉलिटिक्स में वहाँ की, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी ललित राय और मनीष कुमार जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत, ललित और मनीष। तो थैंक यू। क्योंकि अभी देश भर में ऑपरेशन जो सिंदूर है उसका उससे जुड़ी खबरें बहुत गर्म है अभी भी। और उसके बाद जो 10 तारीख वहां पे सीज फायर हो गया, आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन इधर जो है राजनीति में बंदूकें तन गई हैं। यहाँ सीज फायर होने के आसार दिख नहीं रहे हैं। शायद बिहार चुनाव तक कोई सीज फायर ना हो। पॉलिटिक्स में वो बहुत अलग लेवल की जो है लड़ाई चल रही है राजनीति में। लेकिन इस राजनीति के बीच एक रास्ता बिहार को जाता है, जहां बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। इस साल के आखिर में वहां पे चुनाव है। वहां पे अभी नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने 2 दिन में दो बड़ी घोषणाएं की हैं। दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। एक, रविवार को उन्होंने जो नीतीश कुमार के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे कभी, आरसीपी सिंह, उनकी पार्टी को, आशा करके उनकी पार्टी थी, उसका विलय करा लिया है अपनी पार्टी में। और सोमवार को एक और अहम डेवलपमेंट ये हुआ कि उन्होंने उदय सिंह, जो पूर्व सांसद थे कांग्रेस के, उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया। तो दो अहम चीजें हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर दोनों एक साथ आ गए। ये दोनों कभी नीतीश कुमार के लेफ्ट राइट हुआ करते थे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। दोनों को जेडीयू और नीतीश कुमार के बहुत करीबी चीजें पता हैं। जेडीयू के भीतर और नीतीश के भीतर उनके इर्द गिर्द की चीजें, जो भी जो सीक्रेट्स हैं या तमाम जो चीजें हैं, वो सब पता है। लेकिन अब दोनों ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो इसके क्या मायने हैं, इसको समझने के पहले बात करते हैं मनीष, मेरे सहयोगी मनीष कुमार से। मनीष जी, जो दोनों जो नीतीश के लेफ्ट राइट हुआ करते थे एक दौर में, एक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह और एक उपाध्यक्ष बनाए गए थे जो चुनावी रणनीति करते करते प्रशांत किशोर। अब दोनों ने हाथ मिला लिया है। जाहिर सी बात है कि सीएम नीतीश या धोनी के खिलाफ होगा। तो क्या गेम प्लान दिख रहा है? देखिए, आपको पता है मनु कि हम लोग मई के महीने में हैं और अगले मुझे लगता है सितंबर के आसपास या अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार में आचार संहिता और चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा अक्टूबर के पहले हफ्ते में। और क्योंकि इस साल अक्टूबर महीने में ही दिवाली और छठ दोनों त्योहार है, तो नवंबर में आप मान के चलिए कि अलग अलग चरणों में मतदान बिहार में होगा। और जाहिर तौर पर जैसा कि आपने खुद बताया, प्रशांत किशोर, जो कि आपको याद होगा 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को और जेडीयू को साथ में लाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी पर्दे के पीछे से। और उसका नतीजा भी हमने देखा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। हालांकि वो गठबंधन जो है, महागठबंधन, ज्यादा लंबे समय तक चला नहीं। नीतीश कुमार छोड़ के पाला चले गए बीजेपी के साथ, तो उन्होंने सरकार बना ली। लेकिन प्रशांत किशोर को उसका क्रेडिट तो जरूर जाता है, क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार, जो कि लंबे समय से एक दूसरे से काफी अलग हो चुके थे, उन दोनों को एक मेज पर लेके आए। लेकिन प्रशांत किशोर क्योंकि बिहार से आते हैं, धीरे धीरे कई राज्यों में उन्होंने अलग दलों को, टीएमसी को, डीएमके को, जगन रेड्डी की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को अलग अलग जगह पे जीत दिलाई। तो उनके भी मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है जग गई कि अगर मैं इतने दलों को जितवा सकता हूं तो शायद मैं क्यों नहीं अच्छी राजनीति कर लूं। तो अब बिहार में वो पहुंच गए, जेडीयू का सबका साथ। हालांकि आपको पता है कि गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि जेडीयू तक लाने में उनकी बड़ी भूमिका है प्रशांत किशोर को। लेकिन अब देखिए, जन स्वराज पार्टी उन्होंने गठन किया। आम आदमी पार्टी के तर्ज पे वो उनके लोग वहां पे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। जो बाई इलेक्शंस हुए, उन्होंने वहां पे जेडीयू को भी नुकसान पहुंचाया, वहां पे आरजेडी को भी नुकसान पहुंचाया जन स्वराज पार्टी ने। लेकिन विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर जो नीतीश कुमार के सबसे कद्दावर नेता राज्यसभा में यहाँ पे जो जेडीयू के नेता, संसदीय दल के नेता थे, और आरसीपी सिंह, जो कि उनके सबसे करीबी माने जाते थे, वो आरसीपी सिंह को किनारे लगाया नीतीश कुमार ने।
और कहा जाता था कि नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे हैं, लेकिन पूरी पार्टी और पूरा सरकार जो है एक तरह से आरसीपी सिंह का दबदबा जेडीयू पे हुआ करता था। और वही आरसीपी सिंह आज जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनको प्रशांत किशोर ने शामिल कराया, जाहिर तौर पर क्योंकि कुर्मी जाति से वो आते हैं। आपने खुद भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी बहुत कुर्मी और जो वहाँ पे कुशवाहा जो जाति है बिहार में, बहुत बड़ा मायने रखता है। यादव एक बड़ा गुट है जो कि आरजेडी के साथ है। कुर्मी अभी तक नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं, तो उनके साथ ये वोट बैंक है। उनके साथ महादलित भी है, लेकिन आरसीपी सिंह को लाकर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर चाहते हैं कि कुर्मी जो वोट नीतीश कुमार के साथ है वो उसको छिटका सके। हालांकि ये काफी कठिन होगा, बहुत इतना संभव आसान है नहीं। आप देखिए बिहार में अभी भी नीतीश कुमार पे डोरे डालने की आरजेडी के तरफ से पिछले कुछ महीने में कई बार कोशिश की गई थी, भले अब वो पीछे बैकफुट पे आ गए हो। तो नीतीश कुमार को क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार के साथ कुर्मी का वोट है, नीतीश कुमार के साथ कुशवाहा का वोट है, महादलित का वोट है, और वो नीतीश कुमार जिस तरफ जाते हैं वहां पे उस दल की सरकार बन जाती है। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति को देखे तो जिस तरीके से पिछले दिनों गांधी मैदान में उनका एक रैली होना था और वहां पे जिस तरीके से उन्होंने दावा किया था कि 10 लाख से ऊपर लोग की भीड़ आएगी, और वहां पे पूरा मैदान खाली था, उसके बाद उनकी राजनीति को एक बहुत बड़ा ठेस लगा था, बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरसीपी सिंह को ज्वाइन कराया पार्टी में, एक मजबूती देने की कोशिश की है, और कई लोगों को जो अलग धड़े के लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ने की लगातार वो कवायद कर रहे हैं, एक मजबूत वहां पे दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा, क्योंकि बहुत समय नजदीक है मनु, विधानसभा चुनाव में बहुत दूर अब नहीं है। यहाँ से देखना होगा कि किसको किसको साथ अपने वो मिला पाते हैं, जातीय समीकरण किस तरीके से बैठाते हैं। लेकिन उनका दांव कितना सफल होगा इस वक्त कहना कठिन है। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर निजी तौर पे मुझसे अगर आप पूछें, तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा उनको कोई लाभ होने वाला है राजनीति में इस चुनाव में। तो इस चुनाव में शायद ही इस दांव का लाभ हो, जैसा मनीष बता रहे हैं। ये बिहार का नया डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी था। ललित, लंबे समय से बिहार की जो पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जैसे कि जेडीयू भी ये मांग करती रही है, आरजेडी भी ये मांग करती रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि पिछले साल की बात है, शायद लोकसभा में सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मांगा जा रहा था कि बिहार की जो 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 बिहार की जो पिछड़ापन है, जो इकोनॉमिकली, जो इंडस्ट्रियल रूप में जो पिछड़ापन है, वो उसको दलील दी जा रही थी। वहां से जो पलायन हुआ है, जो कहा जा रहा था कि मनी ऑर्डर इकोनॉमी है बिहार की, उसके बारे में कहा जाता है अक्सर, और आज से नहीं लंबे साल से समय से कहा जा रहा है। लेकिन आज एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, वो बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट मुझे दिखी, जिसमें ये बताया गया है कि बिहार में जो विधायक हैं, करीब 81% विधायक करोड़पति हैं। तो जिस राज्य में 81% विधायक करोड़पति हैं होंगे, वो मतलब किस लिहाज से पिछड़ा होगा। ये क्या 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 खबर है, क्या सीन है, ये थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। मनु, देखिए ये अपने आप में कितना हास्यास्पद है कि 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 81% विधायक करोड़पति हैं, और 2005 से 2020 का एक कंपैरिजन दिया गया है रिपोर्ट में कि 2005 में 8 विधायक और 2020 में 194 विधायक। तो जो आपने अभी कहा कि 81% विधायक 2020 में करोड़पति, वो आंकड़ा 2005 में 3% का था। तो आप सोचिए जो कि सबसे ज्यादा अगर आर्थिक संपन्नता किसी सेक्शन में आई, समाज के किसी वर्ग में, तो वो माननीयों के खाते में गई, वो मालामाल होते गए, और जनता जो है उसकी स्थिति जैसी की तैसी। और आप सोचिए कि विशेष राज्य का जो दर्जा है वो कोई नई बात नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा जो है, चाहे वो आरजेडी चाहे जेडीयू, ये मांग करते रहे हैं। लेकिन इसी में एक सवाल हो जाता है कि आखिरकार जो है, अगर पिछड़ापन है, सारी चीजें दिक्कतें हैं, तो विधायक मालामाल कैसे हो रहे हैं? तो मनु, इसका एक ऐतिहासिक आधार भी है। ये बात सच है कि 2005 में 3%, 2020 में 81%, लेकिन इसका एक ऐतिहासिक आधार है जो देश के आजादी के समय से शुरू होता है। देश को जब आजादी मिली
और खासतौर से आपको थोड़ा सा याद होगा कि श्री कृष्ण सिंह, उनको श्री कृष्ण बाबू और बिहार के पहले मुख्यमंत्री जब बने तो जमींदारी एबोलिशन, जमींदारी प्रथा को खत्म करने का एक जो है अभियान चला। लेकिन पूरे देश में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा अगर सही तरीके से जमींदारी एबोलिशन पर काम नहीं हुआ तो वो स्टेट बिहार था। और आप देखे होंगे कि बिहार में एबोलिशन ऑफ जमींदारी जब सही तरीके से नहीं हुआ तो उसके बाद आप देखेंगे कि 90s के दशक में कितने बड़े पैमाने पे जातीय नरसंहार हुआ करते थे। तो मूल तौर पे कि समाज का वो तबका, चाहे वो किसी भी बिरादरी का रहा हो, वो केवल फॉरवर्ड कम्युनिटी की बात नहीं है या बैकवर्ड कम्युनिटी की बात नहीं है। ये बात सच है कि फॉरवर्ड कम्युनिटी से जो लोग आते थे, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण्स, कायस्थ और उसके बाद जो है भूमियार, तो ये जातियां जो होती थी थोड़ी सी दबदबे वाली जातियां शुरू से थी, इनके पास लैंड ओनरशिप बहुत ज्यादा थी, तो स्वाभाविक है कि इनकी तरक्की बहुत तेज हुई और ये शासन सत्ता के मूल केंद्र में बने रहे। इसीलिए आप पाएंगे कि जब मंडल कमीशन का मतलब पूरा उफान पे रहा जो है, तो लालू यादव, चाहे राम सुंदर दास, चाहे रामविलास पासवान, चाहे शरद यादव, ये सारे लोग मुखर होकर के सामने आए कि देखिए इस पूरी बिहार की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ अगड़ी जाति के लोगों ने कब्जा बना रखा है और उससे मुक्ति पाने की जरूरत है। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ कि वही रोग मालामाल का रोग जो है वो इन पार्टियों में भी लग गया। इसीलिए आप पाएंगे कि 5 विधायक की पार्टी, 3 विधायक की पार्टी, 2 विधायक की पार्टी, जो बिहार में आपको बहुतायत, यूपी जैसा स्टेट अगर थोड़ा यूपी और बिहार से कंपेयर करें, जहां यूपी की आबादी करीब करीब 24 करोड़ से पार है और बिहार की जो आबादी है जस्ट उसकी हाफ है, उससे ज्यादा की नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल जो पार्टीज के नंबर पॉलिटिकल पार्टीज है वो यूपी से कहीं ज्यादा बिहार में है। 2 विधायक की एक पार्टी, 1 विधायक की एक पार्टी, कोई विधायक नहीं है तो पार्टी। और सबसे बड़ी बात है कि इन पार्टियों का जो बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन होता है वह सिर्फ और सिर्फ विधानसभा का चुनाव होता है। तो कहने का अर्थ है कि पार्टियों से जुड़े हुए जो लोग रहे हैं, वही आदमी कुछ समय तक बीजेपी का रहा, वही आदमी कांग्रेस में चला गया, फिर वही आदमी आरजेडी का हिस्सा बन गया, वही आदमी हम का हिस्सा बन गया, वही आदमी एलजेपी का हिस्सा बन गया। यानी कि व्यक्ति जो है, चोला जो है एक रहा, वो केवल मुखौटा जो है बदलता रहा। तो आप देखेंगे कि जमींदारी सिस्टम का जिस तरीके से एवोल्यूशन नहीं हुआ, तो उसको लेकर के उसका असर आप देखेंगे कि समाज का कुछ वर्ग जो है समृद्ध होता गया और उसका रिफ्लेक्शन आपको करोड़पति के तौर पे नजर आ रहा है। और वो 2005 से वो सिलसिला बढ़ा, जो 3% से फिर 10%, फिर उसके बाद 42%, फिर उसके बाद 63% और फिर करते करते वो 81% पर जाकर के टिक गया। तो कहने का अर्थ है कि साधन संपन्नता जिस वर्ग में ज्यादा रहा, वो वर्ग जो है निश्चित तौर पे आज भी विधानसभा में रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बात वो गरीबों की करता है। मतलब आप सोचिए कितनी मतलब ये हास्यास्पद है कि मेरे घर में मेरी तिजोरी भरी पड़ी है और मेरे पास गाड़ियों का एक कारवा है, मेरे पास संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन मैं बात गरीबों की कर रहा हूँ। ये अपने आप में बड़ा कंट्रास्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग जो कि बिहार की राजनीति में गरीब होते हुए गरीबों की बात करते थे, उनकी संपत्तियों में अगर देखा जाए तो उनकी संपत्तियों में भी मल्टीफोल्ड इजाफा हुआ, जबकि पेशा उनका क्या था? सामाजिक सेवा। एक सामाजिक सेवा करने वाला व्यक्ति अगर उसके खाते में करोड़ों करोड़ रुपए आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो सामाजिक सेवा नहीं कर रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे ये था कि करोड़पतियों की संख्या जो बढ़ी है, वो एक तो पहले की जो लैंडेड कम्युनिटी थी जिसके पास पहले से ही संपन्नता थी, वो धीरे धीरे समय के साथ वो और संपन्न होते गए और रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में जो पॉलिटिकल जो सिस्टम था उसका वो हिस्सा बने। और वो संख्या जो 8 विधायकों की संख्या 2005 में थी, वो 2020 में जाकर के 81 पर चली गई। तो ये बिहार की जो है एक कड़वी हकीकत है। जी मनु। तो आपने ललित पूरे ऐतिहासिक संदर्भों को समझाते हुए समझाया कि जिस तरह का जो गैप है, जो कुछ लोग आगे बढ़ते रहे और पीछे छूटते रहे, तो मनीष मैं समझना चाह रहा हूँ, तो फिर पब्लिक कहाँ पीछे छूट गई? मतलब अगर इतने साल की यात्रा हमारी हो गई है आज़ादी के बाद से, जो ललित बता रहे हैं कि वो जमींदारी वाला मामला बता रहे हैं, ठीक है, जिनके पास जमीनें थी वो अपने जो है संपन्न रहे, लेकिन जब हम एक स्टेट की एक वेलफेयर स्टेट हमारे पास है, तो क्या वो पब्लिक क्यों नहीं आगे बढ़ पाई? पब्लिक को कि इस यात्रा में पब्लिक कहाँ छूट गई और किन वजहों से छूट गई?
तो मनु, दो आंकड़े आपको बताता हूं जो आपको हैरान करेंगे कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 36,000 रुपए है सालाना, केवल 36,000 रुपए है, ठीक है। और आप देश की प्रति व्यक्ति आय 1,88,000 रुपए है। अब इसको आप इस तरीके से कंपेयर करते हैं। दूसरी बात करते हैं, आपको पता है 2000 में बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड राज्य जो कि बहुत ही संपदा से परिपूर्ण जो राज्य है, झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। तब भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में हुआ करती थी। तरीके से बिहार, क्योंकि बिहार में उत्तर बिहार कृषि क्षेत्र पे पूरी तरीके से निर्भर था, और आपको पता है कि पूरा उत्तर बिहार नेपाल से जो पानी आता है वो ज्यादातर समय पानी में डूबा रहता था। और झारखंड एक संपन्न जगह था, वहां से फैक्ट्रियां भी वहीं पे लगती थी, चाहे वो हम टाटा जमशेदपुर की बात करें, रांची की बात करें, बोकारो, धनबाद, सिंदरी जिसकी बात कर ले, हजारीबाग की बात कर ले, वहां पे फैक्ट्रियां भी वहीं जाती थी। नॉर्थ बिहार में जो फैक्ट्रियां लगी हुई थी चीनी के मिलों की, वो भी बंद हो चुकी थी, वहां पे बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी। और बिहार में 90 के दशक में लालू यादव का, वहां पे लालू जनता दल के तब वो हिस्सा थे, उनका शासन था। आपको पता है कि राजनीति में उस समय वहां पे काफी ज्यादा अपराध, राजनीति का अपराध जो है वो चरम पे था 90 के दशक में। 2000 में वहां पे दोनों राज्यों का, बिहार का बंटवारा होता है। ये कहा जाता है कि बिहार को एक आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। वो आर्थिक पैकेज जो है वो आज तक कोई भी दल, चाहे वो यूपीए की सरकार 2004 में रही हो, भले ही लालू यादव के समर्थन से वो सरकार चल रही थी, यूपीए की सरकार 2004 में, या फिर वाजपेयी की सरकार जो नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस के समर्थन से चल रही थी, लेकिन वो पैकेज बिहार को आज तक नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। खैर ये लेकिन आप देखें यूपीए के सरकार में कुछ मैं स्कीमों की बात करना चाहूंगा, मनरेगा की और ग्राम सड़क योजना, जो कि की स्थिति ये है कि आपको पता है बिहार में मनरेगा योजना को स्कॉर्पियो योजना कहा जाता था। वहां पे जो राजनेताओं में, वहां पे आपको आप अंदाजा लगाइए कि एक एक पंचायत के चुनाव में वहां पे करोड़ों रुपए वहां पे खर्च हो जाते हैं। पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो सरकार के, केंद्र सरकार की स्कीमों का पैसा जो वहां पहुंचता है, उसका बड़ा लाभ जो है आम जनता को नहीं मिलता, वो नेताओं के तिली में जाता है, उनके घर पे स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर के रूप में खड़ा हो जाता है। तो बिहार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हमने देखा, वो नीतीश कुमार के आने के 2005 के बाद, अगर बिहार का अगर विकास हुआ नीतीश कुमार के राज में, तो बिहार में भ्रष्टाचार भी उसी तरीके से बढ़ा है। मैं जाता रहता हूं वहां पे मनु, इसलिए मैं देखता हूं, वहां पे देख के हैरानी होती है। एक वर्ग इतना ज्यादा संपन्न है और एक वर्ग इतना ज्यादा निम्न निचले गरीब है, दोनों में बहुत ज्यादा वहां पे भेदभाव मुझे वहां पे दिखाई देता है। और आपने जैसे देखा कि 243 विधानसभा के सदस्य हैं और उसमें 190 के करीब जो है वो करोड़पति है। बिहार बहुत पीछे इसीलिए चला गया। आप देखिए कि राजनीति में भ्रष्टाचार चरम पे है, नौकरशाह में भ्रष्टाचार चरम पे है, शराबबंदी के नाम पे भ्रष्टाचार वहां चरम पे है। वहां पे कोई काम ऐसा ना हो जो कि बिना पैसे दिए आप करवा नहीं सकते। तो इस तरीके का भ्रष्टाचार वहां पे हो गया। गरीब आदमी को अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, चाहे मृत्यु पर अगर डेथ सर्टिफिकेट निकलवाना हो, तो उसको हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। पहले तो 2000 का नोट नहीं था, 2000 का नोट वापस चला गया, नहीं तो 2000 का नोट चलने लगा था वहां पे घूस के लिए। तो इस तरीके की बातें वहां पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। देखने से हमें बहुत ही देख के दुख होता है, लेकिन इसी का नतीजा है कि राजनेता, अगर ये कह रहे हैं कि 2005 के आसपास सिंगल डिजिट में करोड़पति विधायक थे, जो ट्रिपल डिजिट में अगर आ चुके हैं 2020 में, ये शर्मनाक डेटा है। ये बिहार के लिए शर्मनाक है मनु, और ये बताता है कि राजनीति वहां पे किस तरीके से भ्रष्टाचार उसको जकड़ चुका है वहां पे, और उसी का ये नतीजा है। और ये देर सवेर, क्योंकि राजनीति वहां पे चाहे किसी दल का सत्ता हो, लेकिन वहां पे मुझे नहीं लगता कि ये थमने वाला है, ये चालू ही रहेगा अब जब तक कि कोई बड़ा क्रांतिकारी वहां पे बदलाव ना आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से आप प्रशांत किशोर की बात अभी कर रहे थे, आप देखिए गांधी मैदान में किस तरीके से वो पैसा खर्च कर रहे थे उस रैली के लिए,
किस तरीके का आयोजन पूरे पटना में बड़े बड़े शामियाना क्या क्या तैयार किया गया था, ये पैसे आते कहाँ से हैं? सवाल तो उठेगा मन्नू, जो कि कोई दल अभी हाल फिलहाल में बना हुआ उसके पास इतना पैसा आ जाता है, तो सोचिए किस तरीके की राजनीति हो रही है। और इसका खामियाजा अल्टीमेटली बिहार की जनता को, बिहार से युवा पलायन करते हैं, वहां पे रोजगार के अवसर नहीं है, दूसरे राज्यों में जाके नौकरी करते हैं, मजदूर दूसरे राज्य में धकियाए जाते हैं, ट्रेनों में कैसे सवार होकर आते हैं, कैसे सवार होकर जाते हैं, ये हम सबके सामने है। तो बिहार की ये दुर्दशा है जो किसी से छिपी भी नहीं है मनु जी। तो बिहार की ये दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। मनीष ने जो है वो जो राजनीतिक भ्रष्टाचार की जो एक भयावह तस्वीर सामने रखी है बिहार में, और वो बता रहे हैं कि बिहार में जो है जनप्रतिनिधि दोनों हाथों से बटोर रहे हैं, जबकि जन जो है वो जो चुन रहा है जनप्रतिनिधि को, वो जन जहां का तहां है। ललित, में एक डेटा अभी देख रहा था उसी में कि ये रिपोर्ट में कि अभी मनीष ने भी उसका जिक्र किया, अपराध का मामला जो उन्होंने बताया, तो मौजूदा विधानसभा जो बिहार विधानसभा है उसमें डेटा में जिक्र है कि 68% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज है। तो मतलब विधायक जो हैं वो सिर्फ धनबल में ही नहीं, बाहुबल में भी आ गए। ललित, देखिए मनु, सबसे बड़ी चीज है ना कि गरीब और आम आदमी की पहुंच से राजनीति दूर हो गई, और सबसे बड़ी चीज है कि अगर समय भी है तो उसके पास जो स्टैंड करने के लिए पैसा नहीं है। आम आदमी के नाम पर जो राजनीति हुई है उसमें हमेशा ठगी ही हुई है। सबसे बड़ी चीज है कि आप देखेंगे कि 1985 का वक्त है जब प्रफुल्ल कुमार मोहंती जो वो चीफ मिनिस्टर होते हैं असम के, एक एकदम युवा चेहरा, और लोगों में एक उम्मीद भी जगती है कि बहुत कुछ बड़ा बदलाव होगा, लेकिन फिर वो किस तरीके से पूरी उम्मीद एकदम दूसरित हो जाती है, सबने देखा। उसके बाद करीब करीब जो है आप देखेंगे कि 84 के बाद जो है 2011-12 के आसपास दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी जब एक मूवमेंट के जरिए उसका जन्म होता है और उसकी सरकार बनती है, और किस तरीके से सबकी उम्मीदों को शैटर कर दिया, वो तो विशुद्ध तौर पे आम आदमी की बात करते थे। तो निश्चित तौर पे कि आम आदमी अपने आप को हमेशा ठगा सा महसूस करता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम की मजबूरी यही है कि वही राजनीतिक दल हैं, और उन राजनीतिक दलों में विकल्प आपके पास जो कुछ उपलब्ध है उसी में आपको चयन करना है, या तो आप खुद विकल्प बनिए। लेकिन जिन लोगों ने विकल्प बनने की कोशिश की और विकल्प बने भी, उन्होंने क्या किया, जनता ने उसको भी देखा। अब सवाल ये हो गया कि जो लीक से हट करके, जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था से हट करके राजनीति करने की बात किया करते थे, वो भी उसी समंदर में, भ्रष्टाचार के समंदर में वो भी डूबते गए। तो लिहाजा अब एक तरीके से पब्लिक के सामने विकल्प सिर्फ इतना है कि वो बात कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि पूरी भारतीय जनमानस की एक चीज देखने को आती है कि कोई अच्छा व्यक्ति जो चुनावी मैदान में जब आता है, खड़ा होता है, तो पता चलता है कि उसके साथ 4 लोग चलने वाले नहीं होते हैं, 4 लोग उसके साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। अल्टीमेटली कोई भी पार्टी, कोई भी शख्स चुनाव जीतने के लिए उसको मतों की जरूरत होती है, और मतों का मतलब है कि पोलिंग सेंटर पर मत उसके फेवर में जाए, और उस पोलिंग सेंटर तक अगर लोग ही नहीं पहुंचेंगे, उसके समर्थक भी नहीं पहुंचेंगे, तो फिर वो क्या चुनाव जीतेगा। तो कहने का अर्थ है कि केवल वो बातों की ही बात रह जाती है। बिहार की पर्टिकुलरली, जैसा कि मनीष भी कह रहे थे, इसमें बिहार के साथ एक चीज आप देखेंगे कि जैसा कि अविभाजित जब बिहार था, झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो भी ये सवाल उठता है कि 1948 से लेकर के साल 2000 तक झारखंड बिहार का हिस्सा था, और बिहार मिनरल रिच स्टेट हुआ करता था। बिहार के पास प्राकृतिक भू संपदा थी जिसका इस्तेमाल हो सकता था। आप इसीलिए पाएंगे कि पूरे बिहार में कंसंट्रेशन जो था वो झारखंड के इलाके में जरूर था, और फैक्ट्रियां भी वहां पे स्टैब्लिश हुई, लेकिन उस बड़े पैमाने पर फैक्ट्री जो है वो नॉर्थ बिहार में नहीं लग पाई। अगर मनु बिहार के नक्शे को आप देखें तो गंगा नदी जो है गंगा नदी फिजिकल बैरियर का काम करती है, और बिहार को 2 हिस्सों में बांटती है, एक नॉर्थ बिहार और एक साउथ बिहार। और आप देखिए, जैसे कि मनीष ने कहा कि नॉर्थ बिहार में खासतौर से नेपाल से लगा हुआ इलाका है, और सुखाड़ है, और उसके बाद बाढ़ है। ये 2 चीजें जो है बिहार में, नॉर्थ बिहार की एक खासियत बन गई कि पता चलता है कि बरसात का सीजन है तो उसके बाद जो है बाढ़ आ गई है, और उसके बाद जब बारिश खत्म हो गई तो पूरा सूखा हो गया। आज ही नीतीश कुमार ने कहा जो है कि हम ये देखेंगे जो है कि
सुखाड़ जैसी स्थिति ना पैदा हो और उसको लेकर के हम कुछ काम करना चाहिए, कुछ कार्य योजना बना करके हमको आगे बढ़ना है। तो कहने का अर्थ है कि वहां पे अल्टीमेटली क्या था कि पैसा कमाने का एक सोर्स क्या था, सरकारी टेंडर्स, सरकारी व्यवस्था। और सरकारी टेंडर्स और सरकारी व्यवस्था में वही लोग कब्जा जमाने में कामयाब हुए जिनके पास जो है पहले से धनबल था, क्योंकि जिसके पास धनबल था उसके पास ही वो जनबल भी था, लोग भी उसके पीछे खड़े होते गए। लोग ये सोचा तो करते थे, सामान्य जनता यह सोचती थी जो है कि उसके भी खाते में, उसका भी खाता जो है वो संपन्न होगा, उसमें पैसे आएंगे, संपन्नता उसके घर पे भी आएगी। लेकिन खास तौर से क्या हुआ कि जो धन बल पहले से मौजूद थे, धनबली मौजूद थे, उन्होंने कभी क्या किया कि वो उसको पास ऑन होने ही नहीं दिया और उसको ही लेकर के अपराधीकरण भी बढ़ा। आप देखिए जैसे मनीष, जो कि बिहार से ही मनीष का वास्ता है, बिहार में खासतौर से गोपालगंज का इलाका है, जैसा कि चीनी बेल्ट का भी जिक्र कर रहे थे कि कुछ शुगर मिल्स भी थी और गन्ने की खेती होती थी, खासतौर से गोपालगंज में, पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में। ये सब इलाके जो है गन्ना बेल्ट हुआ करते थे और साथ ही में वो दस्यू बेल्ट भी हुआ करते थे। और वहां पे आप देखिए जो है कि बाद में जब समाज का एक वर्ग जो है हथियार इसीलिए उठाया कि जब वो देखता था जो है कि मेरे बगल के गांव में या मेरे गांव में ही एक आदमी के पास जो है तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर रखा है, उसके घर के सामने स्कॉर्पियो है और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और वहीं पे कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास खाने की व्यवस्था ही नहीं है। तो वहां से भी क्या है कि जो सोशल इनइक्वालिटी ये आई, वहां से क्या है कि एक दुराव पैदा हुआ और उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि जातीय संघर्ष भी। तो बिहार एक तरीके से क्या हुआ कि वो एक बहुत सारे अभिशापों के बंधन में बंध गया और उससे निकलने की कोशिश जब करने की मतलब एक तैयारी हुई, तो भी क्या है कि वो इतना डीप रूटेड था कि उससे बिहार जो है अपने आप को बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन अब परिवर्तन ये हुआ है कि मोबाइल की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में अब साधन सबके पास अवेलेबल हो गया, और जो मिसगाइडेड प्रचार हुआ करता था कि समाज के एक तबके ने जो है शोषण का काम किया, कुछ हिस्से जो शोषित ही रहे, अब वो धीरे धीरे वर्जना टूट रही है। लेकिन आप कह सकते हैं कि जैसे क्या है कि अगर बुराइयों का जो कई मल्टी लेयर हो, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि आप अच्छाई का मुलम्मा कितना भी चढ़ाएंगे, वो उतना उसका रंग जो है उतना गाढ़ा नहीं होगा, क्योंकि बुराइयां बहुत हद तक जो उस पर केंद्रित हो चुकी हैं। तो बिहार के साथ ये सब सारी समस्याएं रही हैं और आज भी बिहार उन समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन एक परिवर्तन, आप पॉजिटिव परिवर्तन भी आप देखेंगे कि कम से कम बिहार की सभी राजनीतिक दल, आरजेडी जिसको जंगल राज की संज्ञा आज भी दी जाती है, और उसके नेता उठ करके खड़े होकर के बात करते हैं और वो क्राइम बुलेटिन निकालते हैं। आप तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल को देखिए, एक्स को हैंडल के देखिए, तो उसके बाद वो क्राइम बुलेटिन निकालते हैं, हर रोज का निकालते हैं कि ये नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है, कानून की सरकार है, और आप ये देखिए जो है कि क्या 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 स्थिति बन रही है। तो कहने का अर्थ है कि जो लोग हमारे ऊपर, हमको जंगल राज की संज्ञा से नवाजते थे, आज उनको खुद ही चिंतन मनन करना होगा कि उनके शासन में क्या हो रहा है। और कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर सेंटीमेंट में अब थोड़ा परिवर्तन आया है कि नहीं अब बहुत हुआ, अब क्या है कि धीरे धीरे परिवर्तन होना जरूरी है। और जैसा कि मनीष ने एक बार जिक्र किया मनरेगा का, तो मनरेगा के जरिए धीरे धीरे अश्योर्ड वर्क जो है मतलब समाज के उन तबकों को मिलना शुरू हुआ जो कि मार्जिनलाइज थे, उनके भी हाथ में पैसे आए। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों की तरह बिहार में भी एक लाभार्थी वर्ग का उदय हुआ है, और वो लाभार्थी वर्ग का उदय से एक फायदा हुआ है कि एस्पिरेशन उसका जागा है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिहार की जनसभाओं में जाते हैं और वो लाभार्थी वर्ग को मेंशन करते हैं और वो ये कहते हैं कि एक हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं, तो लोगों में भी अब उम्मीद जगी है कि नहीं अब कुछ बढ़ करके काम करने की जरूरत है और धीरे धीरे जो संपन्नता की राह पर आगे जाना है। लेकिन क्योंकि बिहार का अपना एक इतिहास खुद ही समस्याओं से इतना ग्रसित रहा है कि आपको थोड़ा भी परिवर्तन आपको नजर नहीं आता है। जी मनु जी, तो बिहार में एक लाभार्थी वर्ग का उदय हुआ है, उसकी आकांक्षाएं जागी हैं, लेकिन इतिहास जो समस्याओं से घिरा है वो भी बीच में आड़े आ जाता है। तो आखिर में मनीष मैं आपके पास आता हूँ, जैसे ललित बता रहे थे कि विकल्प जो राजनीतिक विकल्पहीनता है उसने बिहार में कई समस्याएं पैदा की हैं। तो ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि 81% जो विधायक हैं वो करोड़पति हैं और जनता के हाल क्या हैं, तो क्या हम ये माने जैसे कि इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं,
क्या हम ये माने कि उसके इस चुनाव से कुछ बदलेगा या वैसा ही चलता रहेगा जैसा इतने सालों से चल रहा है? मनीष। देखिए मनु, विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी ये कहना बहुत कठिन है, लेकिन आपने पूछा बदलाव का, तो मुझे बदलाव के सूरत हाल नजर नहीं आते। बहुत ज्यादा बदलाव होगा नहीं। आप देखिए बिहार में जो बड़ा एक वर्ग है वो नौकरी ज्यादा करना चाहता है। आप जैसे युवाओं को आप देखते हैं, दिल्ली हम महानगर में हम सब रहते हैं, एनसीआर में। तो हमें पता है कि कितने वहां से युवा जो है आते हैं यहाँ पे, परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लंबे समय तक सीटें कम निकलती हैं, नौकरियों का अवसर लगातार सरकारी घटता जा रहा है, चाहे वो राज्य की बात करें चाहे हम केंद्र की बात करें। फिर वो बैक टू पवेलियन जाते हैं, वहां पे कुछ धंधा पानी अपना करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कहीं पे सेटल होने की कोशिश करते हैं। तो हालात में बहुत ज्यादा बदलाव होगा ये मुझे नजर नहीं आता। जहां तक भ्रष्टाचार और इस तरीके से, देखिए वहां पे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति के लिए किसी पार्टी का टिकट हासिल करना मनु आज के तारीख में वहां पे बहुत कठिन है। जब तक आपके पास लाव लश्कर, क्योंकि एक एक विधानसभा चुनाव में, चाहे पंचायत के चुनाव में, मैं आपको बता रहा था कि वहां पे करोड़ रुपए फूक जा रहे हैं। पंचायत टिकट हासिल करने के लिए वहां पे मोटा रकम वहां पे अगर चुकाना पड़ रहा है वहां पे चुनाव लड़ने के लिए, तो सोचिए विधानसभाओं का क्या हाल होगा और संसदीय चुनाव का क्या क्या स्थिति होगी। तो वहां पे भ्रष्टाचार थमता मुझे दिख नहीं रहा। और ये जो विसंगति है और ये जो गैप है, जो खाई है, ये मुझे बढ़ता ही हुआ नजर आता है। और कोई भी इस पार्टी सत्ता में हो, क्योंकि जब तक डीप सर्जरी नहीं होगी बिहार की, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। और वहां पे आप समझिए बिहार, भले ही नीतीश कुमार के शासनकाल में अगर हम कहें कि 20 साल में बिहार में आधारभूत ढांचे के लेवल पे बहुत ज्यादा विकास हुआ हो, महिलाओं को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, उन्होंने साइकिल देके शिक्षा, लड़कियों में शिक्षा के लिए बहुत उन्होंने प्रेरित किया, लेकिन विगत कुछ सालों में नीतीश कुमार के शासन में बहुत भटकते हुए हमने उनको देखा। और हमें नहीं लगता कि जब तक बिहार की डीप सर्जरी होगी, और ये जोखिम कौन पार्टी लेगी कहना बहुत ही कठिन है इस वक्त। और बिहार में ये विसंगति, और क्योंकि हम लोग बिहार से मूलतः आते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हमें ये श्राप जो है वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति में सुधार तो दिख नहीं रहा मन्नू, भले जिस दल की भी सरकार वहां बन जाए। तो जिस दल की भी सरकार वहां पे बने, सुधार के आसार कम दिख रहे हैं। नाउम्मीदियां पहाड़ सी ऊंची होती जा रही हैं। मनीष को आपने सुना, ललित को आपने सुना, और द फेडरल देश में ऐसे जरूरी सवालों पर चर्चाओं का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आप हमसे जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सबसे पहले सूचना आप तक पहुंच जाए। और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ललित और मनीष, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मनु, थैंक यू।